तो आप लोगों को पता है कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने साइम लास्ट ट्यूटोरियल में मेरे पास जो लैपटॉप था वो साइम का था और मैंने साइम के लैपटॉप पर अपने कोड साइम के कोड को अपनी ब्रांच के साथ मर्ज किया था। और ये अभी अभी मैंने अपने लैपटॉप पर अब साइम अपनी अपनी ब्रांच का कोड रन किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरा पुराने वाला ही कोड नज़र आ रहा है, मेरा नए वाला कोड नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए काम इंतहाई सिंपल है। मैंने यहाँ जाना है गिटहब पर और सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो के गिट के ऊपर, और ये जो मेरा बिलाल वर्क की ब्रांच है ना, इसके ऊपर मैंने जाकर राइट क्लिक करके अपडेट करना है। जब मैं अपडेट करूँगा तो जो अपडेटेड कोड मेरा गिटहब के ऊपर बिलाल वर्क ब्रांच के अंदर मर्ज हुआ पड़ा हुआ है ना, वो फैच होकर मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जो लेटेस्ट कोड है वहाँ से फैच होगा और मुझे यहाँ पर शो होगा। अभी आप देख सकते हो कि ऐड प्लस ऐड अनहाइड आइकन, ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऐड हुई हैं। सो अब मेरे पास अपडेटेड कोड आ चुका है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करूँगा और आप देखोगे कि एप्लीकेशन टोटली चेंज होगी। सो प्रिंस मलिक सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही, सॉरी बेटा, लेट मी जस्ट शो द स्क्रीन। ओके, होपफुली अब आपको स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो साइम के लैपटॉप में कोड था उसको मैंने अपनी ब्रांच में मर्ज तो किया था, लेकिन मर्ज करने के बाद मैंने अपने लैपटॉप पर आकर बिलाल वर्क की ब्रांच को अपडेट नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, ब्रांच को अपडेट किया और गिटहब पर जो लेटेस्ट कोड बिलाल वर्क की ब्रांच में पड़ा था वो मेरे पास लोकली तौर पर भी आ चुका है। तो ये मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट की, मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ। यहाँ पर चेंजेस मुझे शो होने चाहिए, नहीं शो हो रहे, तो मैं एप्लीकेशन को यहाँ से बंद करता हूँ और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करता हूँ। दोबारा से एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक दफ़ा मैं pubspec.yaml में जाता हूँ, यहाँ पर pubget करूँगा और कंफर्म कर लूँगा कि एसेट्स के अंदर जो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर होता है रीलोड फ्रॉम डिस्क, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मुझे जो नज़र आना चाहिए वो एसेट्स का फ़ोल्डर नज़र आना चाहिए, बट फॉर सम रीज़न आई कैंट सी द फोल्डर ऑफ एसेट्स। वाई? क्या साइम ने कुछ गड़बड़ की है? 50% कॉज कंप्लीटली शो द ऑन स्क्रीन। मैं ये जो मैंने कोड कमिट किया था ये मैंने कोड कमिट किया था, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर चेक इन करता हूँ, सॉरी चेक आउट करता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या एसेट्स का फ़ोल्डर आता है। नहीं आया स्टिल, एसेट्स का फ़ोल्डर आना चाहिए। चेकआउट, स्मार्ट चेकआउट, ये एसेट्स का फ़ोल्डर आ चुका है। जो लेटेस्ट कमिट था उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके चेकआउट किया है और अब मैं एसेट्स के फ़ोल्डर में एक दफ़ा गौर से देख लेता हूँ क्या वो आइकन्स जो साइम ने इस्तेमाल किए हैं वो हमें शो हो रहे हैं कि नहीं शो हो रहे। सो शो हो रहे हैं। सो नाउ हम एप्लीकेशन दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो आ चुके हुए हैं या नहीं। होपफुली आ चुके होंगे। हमारा जो साइन इन की स्क्रीन है वो टोटली चेंज होगी, वही होगी जो कि साइम ने अपने पास बना रखी थी। सो लेट्स जस्ट वेट अंटिल द एप्लीकेशन रन। और ये एप्लीकेशन रन होगी है। ये इसकी लॉगिन स्क्रीन आ गई, वेरी गुड। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब हम ने सिंपली क्या करना है कि हमने आज होम स्क्रीन को तैयार करना है। होम स्क्रीन को तैयार करने के लिए आज हमें पता है कि होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको सारे नाम शो हो रहे हैं, यानी हमारा बैकएंड इस वक्त वर्क कर रहा है। अब हमने सिंपली जो चीज़ बनानी है वो यूज़र इंटरफेस बनाना है। सो यूज़र इंटरफेस हम इसका कहाँ बनाएंगे, हम इसके व्यू में जाएंगे, होम स्क्रीन के व्यू में, स्क्रीन्स में जाएंगे, इधर होम में जाएंगे, होम व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं अभी रफ़ से यूआई बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको मज़ीद बेहतर कर भी बना सकते हैं।
गेट यूज़र्स का बटन अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। होम स्क्रीन पर यहाँ पर हमें जस्ट होम स्क्रीन नज़र आ रहा है। ओह माय गुडनेस, अब मैं क्या करता हूँ, बार बार ये लॉगिन स्क्रीन शो हो जाती है। सो इस चीज़ को सरदस्त बाईपास करने के लिए मैं मेन स्क्रीन पर जाकर उसे कहता हूँ कि जो फर्स्ट स्क्रीन आपने ऑन करनी है ना, वो लॉगिन स्क्रीन पेज ऑन ही नहीं करनी। आपने फ़र्स्ट हैंड पर जो स्क्रीन ऑन करनी है वो होम पेज ऑन करनी है, ताकि हम अपना होम पेज को सारा डिज़ाइन कर सकें बआसानी। सो अब अगर मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी स्क्रीन डायरेक्ट शो हो रही है, होम पेज, और यही हम चाहते हैं। सो अब इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे सामने इस टाइम कोई भी यूआई एज एन एग्ज़ाम्पल मौजूद नहीं है। सो मैं बस आपको बैकएंड को यूआई के साथ कनेक्ट कर कर दिखाना चाहता हूँ। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस पेज को डिज़ाइन करते हैं सिंपल वेज में। यहाँ पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं। होम स्क्रीन को हम कोई स्टाइल देना चाहें तो स्टाइल भी दे सकते हैं, लेकिन सरे दस्त हम क्या करते हैं, एक खाली कंटेनर बना लेते हैं और इस कंटेनर को हम कलर दे देते हैं कलर्स डॉट ग्रे, और ग्रे में भी थोड़ा सा इसको लाइटनेस की तरफ ले जाते हैं, शेडो 200 की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद जो है आप इसको थोड़ी सी डेकोरेशन दे दें। डेकोरेशन में आप बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही, जब हम बॉक्स डेकोरेशन देते हैं, माय बैड, कलर को हम यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद लेट्स से मैंने इसको बॉर्डर को थोड़ा सा मतलब एजेस से थोड़ा सा सर्कुलर करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 12। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है होम स्क्रीन पर। तो होम स्क्रीन पर भी खासा कुछ नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि कोई इशू है। तो डाटा एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जी बिल्कुल चाइल्ड में मुझे कुछ ना कुछ कंटेनर के देना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सून ऑल द यूज़र्स विल बी डिस्प्लेड हेयर, जिसका मतलब है कि जल्द ही जो तमाम यूज़र हैं वो इस स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होते नज़र आएंगे। सो मैं दोबारा सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कंटेनर की चूँकि हमने हाइट विड्थ नहीं दी थी, तो उसने सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से कंटेनर की हाइट विड्थ को ले लिया है। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाईजान आपने जो इसकी हाइट विड्थ लेनी है ना, वो पूरी स्क्रीन की ले लेनी है। तो उसके लिए मैं मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करूँगा, ताकि जो कंटेनर की हाइट और विड्थ हो वो रिस्पॉन्सिव हो। तो मैं मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करूँगा, डॉट साइज़ लूँगा और इस कंटेनर की हाइट विड्थ में दे दूँगा साइज़ डॉट हाइट, और साइज़ डॉट विड्थ के साथ हाइट में प्लीज़ क्लोज दिस, और साइज़ डॉट विड्थ की जो प्रॉपर्टी होगी जिसको हमने असाइन करना है वो ये विड्थ होगी। अब आप देखेंगे कि जो पूरा कंटेनर है वो सारा का सारा इस तरह से डिज़ाइन हो गया हुआ है। तो अब हम इसको बेहतर करने के लिए यहाँ से इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि वो पूरी स्क्रीन की हाइट ले रहा है, इसलिए वो बॉटम से ओवरफ्लो कर रहा है। तो मैं इसको 0.75 कर दूँगा। तो अब टोटल स्क्रीन के 75% लेगा। अब आप देख सकते हो कि एरर साइड से रिमूव हो गया है। अब मैं साइड से बस इसको पैडिंग वगैरह देना चाहता हूँ कंटेनर को। पैडिंग से वो अंदर वाले कंटेंट को पैडिंग देगा, जो कि हम चाहते भी हैं। तो अंदर वाले कंटेंट को पैडिंग देने के लिए हम 16 यूज़ कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो कंटेनर से अंदर की तरफ से बाहर आ गया हुआ है। यहाँ से अंदर की तरफ से कंटेनर बाहर की तरफ आ गया हुआ है, टेक्स्ट राइट साइड पर चला गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है ना, ये स्क्रीन से भी, ये जो साइड वाले एजेस हैं इससे भी थोड़ा दाईं तरफ हट जाए। तो उसके लिए मुझे पैडिंग के साथ साथ मार्जिन भी देना पड़ेगा, पैडिंग के साथ साथ मार्जिन भी देना पड़ेगा। सो ये मैंने मार्जिन दे दिए इसे। अब आप देखेंगे कि जो कंटेनर है ना वो आपकी स्क्रीन से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर सिरक गया है। तो ये चीज़ हम चाह रहे थे, वेरी गुड। और हम देख लें कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है। ये मैंने बंद किया और आप देख सकते हो कि कंटेनर स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से मूव कर गया, वेरी गुड। सो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें स्क्रॉल होते हुए हमारे यूज़र्स नज़र आएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कंटेनर में यहाँ पर हमने दिखाने हैं हमारे यूज़र्स। तो हम मॉड्यूलराइजेशन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर शो यूज़र्स का एक सेपरेट विजेट बना लेंगे और इसको कंटेक्स्ट पास कर देंगे। यहाँ पर हम अपना स्कैफोल्ड बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर हम अपने
शो यूज़र्स का वो स्पेसिफिक विजेट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से हम जो रिटर्न करवाएंगे वो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू के अंदर चाइल्ड हमारा होगा कॉलम। ये सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू मैंने क्यों यूज़ किया है कि कॉलम के अंदर जितने भी यूज़र्स आएँ वो बाकायदा तौर पर स्क्रोलेबल हो, तो इसलिए हमने इस कॉलम को सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू का चाइल्ड बनाया। अब हम इस कॉलम के चिल्ड्रन के अंदर शो हमने करवाना है हमारे यूज़र्स। तो आपको पता है कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो इस वक्त कौन सी लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, माई यूज़र्स की लिस्ट में पड़े हुए हैं। दैट्स ग्रेट। सो हम लिस्ट व्यू बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। और जब हमने लिस्ट व्यू बिल्डर का इस्तेमाल करना है तो हमें कॉलम इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इस सारी चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सिंपली हम एक बनाएंगे कंटेनर, और उस कंटेनर क्या हम बेसिकली देंगे, उस कंटेनर को हम कर देंगे सरदस्त में उसका आपको सिर्फ हाइट और विड्थ रख कर दिखा देते हैं। हम 500 उसकी हाइट रख देते हैं और विड्थ उसकी रख देते हैं 300 लेट से, बल्कि नहीं ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं, हाइट उसकी 800 कर लेते हैं और विड्थ उसकी 600 कर लेते हैं। अब हम आपको पता है ना, लिस्ट व्यू बिल्डर जहाँ पर भी इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर उस लिस्ट व्यू बिल्डर को कंटेनर के अंदर लाजमी रखना होता है, इसलिए मैंने पहले कंटेनर बनाया। अब मैं लिस्ट व्यू बिल्डर बनाने लगा हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। और इस लिस्ट व्यू बिल्डर में आपको पता है कि हमने दो चीज़ें पास करवानी होती हैं, एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट पास करवाना होता है, दूसरा हमने इंडेक्स पास करवाना होता है, उसको हम आई के तौर पर भी लिख सकते हैं। और ये जो है बेसिकली ये हमारा जो व्यू है वो अब बनाएगा, लिस्ट व्यू बिल्डर अब हमारा व्यू बनाएगा। सो व्यू बनाने से पहले हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है कि इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जो लिस्ट की लेंथ होगी वो क्या होगी, जो हमारे होम लॉजिक में जो माई यूज़र्स की लिस्ट पड़ी हुई है उसकी लेंथ के बराबर होगी। तो मैं होम व्यू में जाऊंगा और लिखूंगा कि जो लेंथ है ना, इसकी आइटम काउंट है सॉरी, वो होगा लॉजिक में पड़े हुए जो माई यूज़र्स का डब्बा है ना उसकी लेंथ के बराबर इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आइटम्स होंगे। सो वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न करूँगा एक लिस्ट टाइल में रिटर्न करूँगा, और इसका जो मैं लीडिंग में दूंगा वो एक इमेज दूंगा, सर्कल अवतार लेट से हम वो इमेज के तौर पर ले लेते हैं, मतलब आई थिंक सर्कल अवतार नहीं, इसे हम यहाँ पर रखते हैं सरदस्त एक कंटेनर में रखते हैं, और उस कंटेनर को हम हाइट देते हैं 300 विड्थ की, सॉरी 300 ज़्यादा हो जाएगा, 90 पिक्सेल्स की, और विड्थ भी देते हैं 90 पिक्सेल्स की, और उसकी चाइल्ड में हम उसको इमेज देंगे। आपको पता है कि इमेज जो हमारा है वो इस वक्त नेटवर्क पर पड़ा हुआ है, और वो इमेज जो हमारा नेटवर्क पर पड़ा हुआ है वो हमारी इस लिस्ट में मौजूद है, उसका जो लिंक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज लॉजिक डॉट माई यूज़र्स, और यहाँ पर मैं दूँगा आई से यहाँ पर मुराद इंडेक्स लिया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली मैंने कई दफ़ा आपको बता दिया है लिस्ट व्यू बिल्डर बेसिकली लूप की तरह काम करता है। और अब ये लिस्ट व्यू बिल्डर लूप चलाएगा माई यूज़र्स की लिस्ट के ऊपर, और माई यूज़र्स के हर इंडेक्स के ऊपर ये गो थ्रू करेगा। और यहाँ पर मैं डॉट लिखता हूँ, डॉट लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास माई यूज़र्स में इमेज URL होनी चाहिए, ये रहा हमारा इमेज URL, और ये हमें इमेज URL मिल चुका है यहाँ पे कंटेनर के अंदर, चाइल्ड के अंदर ये, और ये लिस्ट स्टाइल रिटर्न हो रही है। लिस्ट स्टाइल का हमें यहाँ पर वो लगाना पड़ेगा, सॉरी क्या कहते हैं, सेमीकोलन, और विड्थ के यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा कॉमा, और यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो इमेज URL आ गया। बस यहाँ पर हम उसे कहते हैं कि अगर तो इमेज URL नल हो, अभी वो मुझसे यहाँ पर ये कह रहा है कि भाईजान ये इमेज URL नल भी हो सकता है, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि अगर इमेज URL नल हो तो आपने जो इमेज डॉट नेटवर्क को एसेट का लिंक देना है ना, सॉरी इमेज का जो लिंक देना है ना, वो आपने नो इमेज का दे देना कि भाई कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको कोई भी नो इमेज वाला, पहले हम नेटवर्क से कोई इमेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ये काफ़ी इमेजेस मिल जाएंगे नो इमेज वाले। तो लेट्स से मैं ये नो इमेज अवेलेबल, ये ज़्यादा अच्छा है।
इसकी मैं टैब में जाऊंगा और ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मेरे पास लिंक आ गया है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस अपने कोड में जाता हूँ और कोड में जाकर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर मेरा इमेज एम्प्टी हो, मतलब नल हो, तो आप उसको ये वाला लिंक जो है ना असाइन करवा देना। ऐसा ना हो कि भाई इमेज नल हो और आप एप्लीकेशन को जो है वो बंद कर दो, एप्लीकेशन ख़राब कर दो, ये काम नहीं करना। अगर इमेज ना हो तो भाईजान आपने सीधा सीधा क्या करना है, आपने ये खाली इमेज शो करवा देना। तो अब हमें पता है कि हमारे पास माई यूज़र्स में सारे यूज़र्स का डेटा है। अब हम टेस्ट करते हैं कि जितना हमने कोड लिखा है क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। मैं अब एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूँ, देखते हैं अब। तो हमारी इमेज ये है, हमारा यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो हो रहा। बिल्कुल हमारे इमेजेस शो हो गए हैं, लेकिन आपको ये फ्लटर वेब के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। अगर हमने ये चलाया होता ना फ्लटर मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड iOS पर, तो हमें हमारे यहाँ पर सारे इमेजेस नज़र आ रहे होने थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वो मैं अभी आपको सिखाने लगा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। ये बड़ी यूनिक चीज़ है, मोस्टली डेवलपर्स को ये चीज़ नहीं पता होती। तो अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ टर्मिनल में, मैंने एप्लीकेशन यहाँ से बेसिकली बंद कर दी है। अब मैं वही एप्लीकेशन अपने टर्मिनल से, फ्लटर वेब की जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनल से चलाने लगा हूँ, ताकि जो हमारे इमेजेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। तो इमेजेस स्क्रीन पर शो करवाने के लिए आपको ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, फ्लटर रन डी क्रोम, और यहाँ पर आपने टैग देना है वेब, वेब के साथ आपने देना है रेंडरर, के साथ आपने देना है HTML। ये हमारी एप्लीकेशन को जो है रन करेगी, और रन करने के बाद जो हमारे सारे इमेजेस हैं वो फ्लटर वेब के ऊपर शो करवाएगी। मोस्टली फ्लटर वेब के ऊपर इमेजेस जो हैं वो नेटवर्क के शो नहीं हो पाते, एसेट्स के शो हो जाते हैं। सो नेटवर्क के शो करवाने के लिए आपको आपका जो ये टैग जो है वो ऐड करना पड़ता है, वेब रेंडरर HTML का। सो होपफुली अब हमारे यहाँ पर इमेजेस शो होने चाहिए। वेट एंड वॉच होना तो चाहिए। यहाँ पर हमें पहले इश्यूज़ नज़र आए थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हो कि हमारे सारे जो इमेजेस हैं जो कि डिफरेंट यूज़र्स ने अपने लगाए हुए थे, वो इमेजेस हमें यहाँ पर शो हो गए हैं। अब इसमें से एक जो इमेज है वो प्रॉपरली शो नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इमेज अपलोड किया गया है वो प्रॉपरली अपलोड नहीं किया गया। सो इसको भी हम रिज़ॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम इन सारी इमेजेस को थोड़ा सा अरेंज कर दें, ज़रा प्यारा बना दें। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, और हमारे लिस्ट व्यू बिल्डर में ये जो कंटेनर है इसको हमें रैप करना पड़ेगा। किस में भला? एक विजेट में जिसका नाम है क्लिप ओवल। यस, क्लिप ओवल इसका नाम है। और मैं अब क्लिप ओवल के साथ इस कंटेनर को थोड़ा मार्जिन देना चाहूँगा, ताकि ये जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ से, थोड़ा सा बॉटम की तरफ से मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहूँगा, लेट्स से 12 का। और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ बनी है। तो मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा और रीस्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन को। रीस्टार्ट करने के लिए टर्मिनल पर जाकर मैंने सिर्फ R प्रेस करना है। रिमेंबर, अगर आपने फ्लटर वेब को टर्मिनल पर रन किया है तो आपको R प्रेस करके आप अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट या रीलोड कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। डेटा आई बिलीव लोड हो रहा है, और ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। हमें चाहिए कि जब तक यहाँ पे डेटा ना शो हो, यहाँ पर हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएं। तो वो भी अभी हम काम करते हैं, लेकिन उस काम को करने से पहले एक दफ़ा ज़रा कंफर्म कर लें कि इज़ एवरीथिंग वर्किंग फ़ाइन और नॉट। अभी तक हमें आउटपुट नहीं आई, रीज़न क्या है जी? हम एप्लीकेशन को एक दफ़ा शिफ्ट दबाकर R प्रेस करता हूँ मैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन टोटली तौर पर रीस्टार्ट हो। माइट भी अब हमारे सामने आउटपुट आ जाए। अभी भी आउटपुट हमारे पास नहीं आई। आई थिंक देयर इज़ सम इशू गोइंग ऑन। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये जो हमने क्लिप ओवल बनाया है इसको हम सरेदस्त करते हैं रिमूव, और अब चला कर देखते हैं कि क्या हमारे सामने सारी चीज़ें शो होती हैं। अगर अब हो जाती हैं दैट मीन्स कि क्लिप ओवल में कोई इशू था। सो
अभी भी कुछ शो नहीं हुआ। बाज़ का इंटरनेट की स्पीड भी स्लो होती है, इस वजह से भी आपको इमेजेस लोड होने में ज़रा टाइम लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हों, मैं उससे बोलता हूँ कि भाई अगर तो कंटेनर लीडिंग में अभी आपका, अगर लेट से जी, इसकी असल रीज़न ये है, यहाँ से आज आपको एक नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा कि यहाँ पर आप जो है फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आपको फ्यूचर बिल्डर की समझ आएगी। फ्यूचर बिल्डर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जहाँ पर लेट से अब इसके अंदर हमने एक ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है जो इंटरनेट से डेटा फैच करके अपने अंदर डेटा ला रहा है, जो इंटरनेट से डेटा फैच करके अपने अंदर डेटा ला रहा है। और वो वेरिएबल कौन सा है? वो वेरिएबल है माई यूज़र्स का। ये वो वेरिएबल है जो कि लॉजिक में हमने बना कर रखा हुआ है, जो जिसके अंदर डेटा कैसे आ रहा है कि इंटरनेट से फायरबेस के साथ हमारी एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती है, और कम्युनिकेट करने के बाद हमें जो है वो यहाँ पर डेटा स्क्रीन के ऊपर शो करवाती है। तो ये चूँकि एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक गैर मुय्यना मुद्दत तक का काम कर सकता है, कोई पता नहीं, बाज़ अगर इंटरनेट स्लो हो तो आपको चीज़ें शो होने में वक्त लग जाता है। तो ऐसे फंक्शन के लिए आप फ्यूचर बिल्डर या स्ट्रीम बिल्डर, ये दो बिल्डर्स हैं जो आप बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर का जो बुनियादी फ़र्क है वो समझाऊंगा। लेकिन फ़िल वक्त इस काम को करने के लिए हम जो बिल्डर इस्तेमाल करेंगे वो फ्यूचर बिल्डर इस्तेमाल करेंगे। और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं अभी आपको कर दिखाने लगा। यहाँ से हम जाएंगे, हमारा जो व्यू है ये हमारा व्यू पड़ा हुआ है, ये हमारा लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट व्यू बिल्डर, ये हमारा कंटेनर। इस कंटेनर के ऊपर हम इसको रैप करेंगे एक बिल्डर के साथ, ये हमारा बिल्डर, और इस बिल्डर का नाम हम रख देंगे फ्यूचर बिल्डर। ये हमारा फ्यूचर बिल्डर हो गया। और इस फ्यूचर बिल्डर में हमें एक प्रॉपर्टी होती है जो लाजमी तौर पर पास करनी होती है, वो है फ्यूचर की। और इस फ्यूचर में वो फंक्शन रन होगा जो कि हमारे फ्यूचर वाले वेरिएबल को भरेगा। और यहाँ पर हमारा वो फ्यूचर वाला वेरिएबल क्या है? लॉजिक डॉट गेट यूज़र्स फ्रॉम फायरबेस। ये हमारा वो वेरिएबल है, फंक्शन है जो कि रन होगा। और अब चूँकि हम इस फंक्शन को यहाँ पर रन कर रहे हैं तो हमें इसको ऑन इनिट में रन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और मैं दोबारा से अपने व्यू में गया। व्यू में जाकर मैंने गेट यूज़र्स फ्रॉम फायरबेस का फंक्शन मेरा यहीं पर ही रन होगा, और ये बाकायदा तौर पर मुझे मेरे डेटा का स्नैप शॉट प्रोवाइड करेगा। तो क्या स्नैपशॉट प्रोवाइड करेगा कि यहाँ से मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा किसको? माई यूज़र्स को, जो मेरी लिस्ट ऑफ माई यूज़र्स है। यानी इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या है? इस फंक्शन का काम है कि इंटरनेट से डेटा फैच करे और उसे लिस्ट में कन्वर्ट करे माई यूज़र्स की, और क्या करे? रिटर्न करवाए कौन सी लिस्ट को? माई यूज़र को, माई यूज़र्स को, सॉरी। तो ये मैं यहाँ पर माई यूज़र्स की लिस्ट यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ। सो इस फंक्शन का बेसिकली मकसद क्या है कि माई यूज़र्स की लिस्ट रिटर्न करवाना। अब यहाँ पर चूँकि जो माई यूज़र्स की लिस्ट रिटर्न हो रही है ये फ्यूचर में रिटर्न हो रही है, ये फंक्शन है जो कि फ्यूचर रिटर्न करेगा। यानी ये जो यहाँ से डेटा रिटर्न होगा वेरिएबल का, ये फ्यूचर में होगा। चूँकि हमने इसमें इंटरनेट से बात की है तो ये जो डेटा रिटर्न होगा ये फ्यूचर में रिटर्न होगा, मतलब कि कोई पता नहीं कि किस वक्त हमें ये रिटर्न हो। तो इस मकसद से, इस मसले से बचने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर, और हम बताएंगे कि भाईजान ये जो लिस्ट ऑफ यूज़र्स आ रही है ना ये फ्यूचर में आएगी, यानी कोई पता नहीं आने वाले वक्त में 2 सेकंड में आ जाए, 1 सेकंड में आ जाए, 4 सेकंड में आ जाए, कोई पता नहीं। बहरहाल जो लिस्ट रिटर्न करेगा ये फंक्शन माई यूज़र्स की, वो फ्यूचर में रिटर्न करेगा। और यही जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है फ्यूचर बिल्डर के अंदर, व्यू के अंदर। और ये जो स्नैपशॉट मुझे बेसिकली रिटर्न करेगा, ये स्नैपशॉट यानी टाइप क्या होगी स्नैपशॉट की? यानी ये जो गेट यूज़र्स फ्रॉम फायरबेस है जो हमें रिटर्न करेगा वही हमारा आर्गूमेंट के तौर पर बनेगा और हमारे सिक्योरिटी गार्ड को असाइन हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ माई यूज़र्स है ना, माई यूज़र्स,
ये जो लिस्ट ऑफ माई यूज़र्स है ये बेसिकली हमें ये गेट यूज़र फ्रॉम फायरबेस रिटर्न करेगा। और ये किस टाइप का रिटर्न होगा, ये फ्यूचर टाइप का रिटर्न होगा। और फ्यूचर टाइप को बताने के लिए मुझे इसको रैप करना पड़ेगा एसिंक स्नैपशॉट में। एसिंक स्नैपशॉट में मुझे इसको रैप करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ माई यूज़र को मुझे बताना पड़ेगा कि भाईजान ये जो आपकी स्नैपशॉट आ रही है ना, ये जो आपकी स्नैपशॉट आ रही है ये किस टाइप की है, ये एक एसिंक टाइप मतलब एसिंक्रोनस मतलब कि जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिले, यानी जिस डेटा के आने का कोई वक्त का तयन ना हो। तो यानी जो लिस्ट ऑफ माई यूज़र है जो कि यहाँ से आपको मिली है गेट यूजर फ्रॉम फायरबेस से, वो एसिंक स्नैपशॉट टाइप की है और वो मुझे इसके अंदर मिलेगी, इस स्नैपशॉट के अंदर मिलेगी। और मैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि इज़ एवरीथिंग वर्किंग फाइन, मैं इस स्नैपशॉट मैं यहाँ पर देखूँगा, एक चेक लगाऊँगा कि अगर तो स्नैपशॉट में डेटा है तो मुझे यहाँ पर शो करवाना, प्रिंट करवाना स्नैपशॉट की डॉट लेंथ LENGTH। तो स्नैपशॉट isn't defined for this, ओके इसको मैं सर जस्ट रिमूव करता हूँ और बस मैं उसे ये कहता हूँ कि मुझे आपने स्नैपशॉट जो है ना सिंपली प्रिंट करवा कर दिखानी है। सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि हमें पता चले कि अब तक जो हमने फ्यूचर बिल्डर के अंदर काम किया है वो आया कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यानी यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन रिस्टार्ट की और अब हमें यहाँ पर नज़र आना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें हमारे सारे यूज़र्स नज़र आ चुके हैं। लेकिन यहाँ से जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था वो ये कि आप देख सकते हो कि हमें बाकायदा तौर पर हमारा जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था इफ़ स्नैपशॉट हैज़ डेटा फ्यूचर बिल्डर के ज़रिए, वो भी यानी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमें हमारी लिस्ट बाकायदा तौर पर मिली है और उसमें से डेटा लेने के लिए, स्नैपशॉट में से डेटा लेने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं डॉट डेटा। और अब मैं अगर डॉट लेंथ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे इसे बताना पड़ेगा कि अगर तो इस चेक में ये ऐड हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा डेटा नल नहीं होगा। मैंने अभी यहाँ पर इस तरह से क्लिक किया, ये चीज़ ऐड की है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे बाकायदा तौर पर मेरी जो लिस्ट है उसकी लेंथ भी यहाँ पर शो होगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लेंथ शो होनी चाहिए। ये देखें ये 24 यानी हमारी लेंथ भी हमारी लिस्ट की शो हो चुकी है। दैट मीन्स कि हमारा फ्यूचर बिल्डर बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब ये जो कंटेनर है मैं इसे बस सिंपली क्या करूँगा, इस कंटेनर को मैं यहाँ पर अगर स्नैपशॉट डेटा है तो यहाँ पर मैं पेस्ट करवा दूँगा। एल्स में क्या करूँगा, एल्स में ये कहूँगा कि भाई आप रिटर्न करवा दो, जब तक कि डेटा ना आ जाए तब तक आप रिटर्न क्या करवा देना, सेंटर के अंदर क्या रिटर्न करवा देना, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। सही है, ये रिटर्न करवा देना, दैट्स इट। तो अब मैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देख रहे हैं आप, ये जैसे ही ये सर्कुलर प्रोग्रेस, जैसे ही हमारे पास डेटा आया तो साथ ही आपको यहाँ पर आपके इमेजेस नज़र आ गए। जब तक डेटा नहीं था तो आपको पहले क्या नज़र आया, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अब हमारा फाइनल काम ये है, अच्छा अब अज़ान हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ तक जिस बच्चे को जो बात ना समझ आई है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या इंडिविजुअली आकर चैट बॉक्स के थ्रू भी मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।